Hello students, how are you all? Fit and fine? Good. So बच्चे, what we are going to discuss today? We are going to discuss very important topic, fabulous topic, electric motor. ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है. इसलिए प्रॉब्लम रहती है क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा क्रिटिकल सा है. ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसा है वो हमको पता नहीं चलता. तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि किस बेसिक रूल के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगा. इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो आप रूल लगाएंगे दैट विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मिडिल फिंगर इंडिकेट्स करंट, फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर. यही हम लगाएंगे. ठीक है बेटा, राइट. बट बिफोर दैट सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर. हियर यू हैव द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक मोटर. ब्यूटीफुल डायग्राम, जस्ट चेक इट. और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको भी डायग्राम बनाना है. देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैग्नेट्स, दैट इज पोल पीसेज ऑफ मैग्नेट. बेसिकली दो डिफरेंट मैग्नेट्स हो सकती है. कोई यू शेप मैग्नेट भी हो सकती है जो यूं घूम के यूं आ जाए. ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्थ पोल बेटा, दिस इज साउथ पोल. हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल फेसिंग है एक दूसरे के सामने. ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी. दैट मीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस. मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल गेट इनटू साउथ पोल. तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जाएंगे इसके वजह से. ठीक है बेटा, राइट. अब देखिए आगे क्या है. देन वी हैव दिस इज अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल. ये दिख रही है पूरी की पूरी, रेड कलर से मैंने इसको मार्क कर रखा है. ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर्मेचर कॉइल. इसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं. अब इस आर्मेचर कॉइल में होता क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली दिस इज लाइक दिस. आर्मेचर कॉइल जो होती है रेक्टेंगुलर इन शेप, बेसिकली एक फ्रेम होता है कुछ ऐसा फ्रेम. ठीक है, ये पूरा फ्रेम है, एक फ्रेम. और ये फ्रेम किस चीज का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन का बनता है. अब सॉफ्ट आयरन का क्यों बनता है, because soft iron has the property that it magnetize as well as demagnetize as soon as the current enters into it and exits from it. जैसे ही करंट आती है तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे ही करंट ऑफ होती है तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है. दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा यहाँ पे. और इमीडिएटली करंट के जाते ही साथ मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट के ऑफ होते ही साथ डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. इसलिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तुरंत ऑन ऑफ एक्शन चाहिए होता है हमको. अब इसके साथ में क्या है, इसके ऊपर होती है कॉपर वायर का इंसुलेशन, थिक कॉपर वायर वाइंडिंग. इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है ऐसे पूरा इस तरीके से. यानी कि आयरन का आपके पास फ्रेम है. फ्रेम का मतलब सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर बिल्कुल खाली है, बाहर बाहर फ्रेम है. और उसके ऊपर क्या कर रहा है, कॉपर की आपने वाइंडिंग कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है. ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, इसको बोलते हैं आर्मेचर. तो फॉर द सिंपलिसिटी वी आर मेकिंग इट लाइक दिस. ये जो आपको सिंपल सा मैंने एक लाइन दिखा रखी है, ये बेसिकली यही है. लेकिन यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा. आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप भी सिंपल एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं. ठीक है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल. और मैंने बता दिया कि आर्मेचर कॉइल में क्या था, इट हैज रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ सॉफ्ट आयरन ओवर विच वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर इज डन. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉपर के जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, लाइक सोलिनॉइड. इतना पोर्शन सोलिनॉइड का मान सकते हो, ये पोर्शन भी सोलिनॉइड है, ये पोर्शन भी सोलिनॉइड है. तो बेसिकली ये एक पार्ट बाय पार्ट सोलिनॉइड है. करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. इंड्यूस नहीं बोलेंगे, क्रिएट हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट. करंट गई तो मैग्नेट बना, करंट ऑफ तो डीमैग्नेटाइज हो गया. ठीक है बेटा, राइट. दिस इज अबाउट आर्मेचर. अब आर्मेचर कहाँ पे जा रहा है, आर्मेचर जा रहा है यहाँ पर. आपको राउंड सी ये दो रिंग्स दिख रही है. ठीक है, रिंग शेप में दिख रही है. दीज आर बेसिकली हाफ रिंग्स. अब हाफ रिंग्स कैसे है, ये मेरे पास थी रिंग ऐसे होती है. ठीक है, पूरी राउंड ऐसे. इस रिंग को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये हाफ हाफ हो जाती है, ये हाफ ये हाफ. दीज आर नोन एज स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, यहां पे हम इसको टेक्निकली बोलते हैं कॉम्यूटेटर. टेक्निकली दे आर नोन एज कॉम्यूटेटर. ये भी एक कॉम्यूटेटर है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पूरा रिंग का हाफ पार्ट, ये पूरा रिंग का हाफ पार्ट, कॉम्यूटेटर. और ऑल्सो नोन एज स्प्लिट रिंग्स. ये ध्यान रखना है, स्प्लिट रिंग्स. ठीक है,
नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा काम आता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। दीज आर स्प्लिट रिंग्स एंड दीज स्प्लिट रिंग्स, यानी कि जो वायर यहाँ से निकल के आ गए ना, यहाँ से जो आर्मेचर आया, ये वायर के थ्रू कहाँ कनेक्ट हो रहा है, देखो वायर कहाँ गई, वायर यहाँ से आके यहाँ कनेक्ट हो गई, किसमें, स्प्लिट रिंग पे। ये वायर यहाँ से कहाँ गई, इससे इसमें कनेक्ट हो गई अंदर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्प्लिट रिंग्स में वायर कनेक्ट हो गई। अब स्प्लिट रिंग्स के बाहर क्या है, स्प्लिट रिंग्स को टच करते हैं दो पॉइंट या दो टर्मिनल्स, दे आर कॉल्ड एज कार्बन ब्रशेस, B1 B2, क्या बोलते हैं इनको, कार्बन ब्रश। ये भी एक कार्बन ब्रश है, ये भी कार्बन ब्रश है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बन इज बेसिकली इंसुलेटर, लेकिन आप यहाँ पे उसको कंडक्टर की तरह यूज कर रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बन जो है वो क्योंकि इंसुलेटर होता है, तो फिर आप उसको कंडक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि वी हैव अ ओर ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड ग्रेफाइट, विच इज अ कंडक्टर। और ग्रेफाइट कहाँ होती है, आपकी पेंसिल लेड होती है ना पेंसिल के अंदर, ठीक है, पेंसिल के अंदर जिससे आप लिखते हैं, ब्लैक कलर ग्रे से कलर का होता है, शाइनी सा, दैट इज व्हाट दिस इज, दैट इज ग्रेफाइट। वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लगा लेते हैं, कार्बन लगा लेते हैं, कार्बन ब्रश लगा लेते हैं, और वो कार्बन ब्रश बेसिकली किसके बने हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, दे आर मेड बाय ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बने होते हैं बिकॉज ग्रेफाइट इज अ ओर ऑफ कार्बन विच इज अ कंडक्टर, ठीक है। और फिर कार्बन ब्रश के थ्रू वो कहाँ जाता है, बैटरी में, और फिर यहाँ पे की से, यानी की और बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल सर्किट कैसे हुआ। अगर आप बैटरी से चलते हैं तो यहाँ से हम गए वायर के थ्रू, दिस इज कॉल्ड कॉपर वायर, कॉपर वायर फिर कहाँ गई, कार्बन ब्रश में गई, ग्रेफाइट जो था। उसके बाद ये कहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट में आ रहा है स्प्लिट रिंग्स के। अब ये स्प्लिट रिंग के कैसे कॉन्टेक्ट में आया, जैसे मान लो बच्चे ये एक छोटा सा कार्बन ब्रश है, मान लिया, तो कार्बन ब्रश ऐसे आ रहा है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, B2 कार्बन ब्रश ऐसे है, तो रिंग कैसे, रिंग ऐसे है, ऐसे दिख रहा है। ये रिंग इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, ऐसे घूम सकती है, समझ में आया, कांटेक्ट में टच होते हुए घूम सकती है, दिखा देता हूं मैं, देखो ढंग से, ऐसे घूम सकती है इसके ऊपर, यानी ये रिंग गोल घूम जाएगी यूं करके। लेकिन कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे रहेंगे, वो नहीं घूमते हैं। B1 B2 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन बट दीज रिंग्स कीप ऑन रोटेटिंग, ये गोल घूमती है, ठीक है, ये ऐसे 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 घूमती रहेंगी, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहेंगी रिंग, ऐसे करके पूरा एक चक्कर लगाएंगे, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर तीसरा चक्कर लगाएंगे, ऐसे घूमती है, ठीक है। अब देखो तो क्या हुआ बेटा, बैटरी से फिर की कनेक्ट हो गई, यहाँ से हम B2 पे पहुंच गए, कार्बन ब्रश के ऊपर, फिर पहुंचे रिंग के पास, कॉपर की बनी हुई है, दीज आर कॉपर स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना, मेड अप ऑफ कॉपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दीज आर कॉपर स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, सिंपल स्प्लिट रिंग्स के नाम से जान सकते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, सी। तो यहाँ से घुसी, फिर यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ से आपके पास देखो, जो ये मेरे पास स्प्लिट रिंग है ना, आप चेक करो, मैं इसको दिखा रहा हूँ, C2 जो स्प्लिट रिंग है, वहां पे अंदर से इस वाले पार्ट से यहां से वायर कनेक्ट हो रखी है, यहां से वायर चिपक रखी है, यानी वायर के साथ आपने इसको जोड़ रखा है, और ये वायर फिर अंदर घूम के ऐसे चली गई, ये वायर यहां से आई, यहां से घूम के अंदर गई, फिर यहां से घूम के ये आर्मेचर आ गया पूरा, ये पूरा आर्मेचर यहां तक। देखो आर्मेचर कहां से शुरू होता है, आर्मेचर यहां से शुरू होता है, यहां से लेकर यहां तक आर्मेचर है। उसके बाद ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, वो कहां कनेक्ट हो रही है, इस वाली रिंग में अंदर से, यानी ये रिंग थी, इसमें अंदर से ऐसे करके टच हो गई। अब क्या होगा, जब ये रिंग घूमेगी तो इसके साथ में ये वायर भी घूमेगी, और जब इस रिंग के साथ ये वायर घूमेगी तो ये आर्मेचर भी घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। तो बेसिकली क्या क्या चीजें साथ साथ रोटेट करती हैं, ये आर्मेचर घूमता है, तो ये दोनों के दोनों वायर जो दिख रही हैं आपको, ये दोनों वायर घूमती हैं ऐसे करके, इन वायर के साथ कनेक्ट क्या है, कॉपर रिंग से, तो कॉपर स्प्लिट रिंग्स भी ऐसे ऐसे घूमती है। तो क्या क्या मैंने बताया, आर्मेचर जब ये घूमेगा तो ये दोनों वायर्स घूमेंगी, उसके साथ ये रिंग्स घूमेंगी, लेकिन कार्बन ब्रशेस वहीं के वहीं रहेंगे, दे डू नॉट मूव, ठीक है बेटा, राइट। तो यहां से फिर इस रिंग के पास आ गए, C1 के पास, C1 फिर B1 से मिल गया, B1 इज व्हाट, इट इज अगेन कार्बन ब्रश, ठीक है, और फिर यहां से घूम के अल्टीमेटली बैटरी, ये पूरा कनेक्शन था, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और क्या है, ये आपको डॉटेड लाइन मैंने कुछ दिखा रखी है, दिस डॉटेड लाइन इज एक्सल। आपने अगर कभी मोटर देखी हो, डीसी मोटर देखी हो, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सल होता है, ये दिखती कैसे, अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मॉडल वगैरह बनाने की यूज होती है डीसी मोटर, जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और वो कैसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है, इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे टर्मिनल्स मिलेंगे, यहाँ से एक वायर जा रही होगी, यहाँ से वायर, और यहाँ पे एक एक्सल निकलेगा, ऐसा कुछ ऐसा। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो ये गोल गोल घूमने चालू, ये एक्सेल गोल गोल घूमना चालू हो जाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने चालू होता है। इसी एक्सेल के ऊपर आप फ्लैप लगा लीजिए पंखे वाले, छोटे वाले, तो पंखा घूमना चालू हो जाएगा, हवा देगा आपको, ठीक है। तो छोटे छोटे जो फैन आते हैं ना, मिनिएचर फैंस जो आते हैं, वो इसी तरीके से उनमें डीसी मोटर लगी होती है, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, मोटर लगा देते हैं, फैन घूमने लगता है,
ठीक है, जब बैटरी से उसको कनेक्ट करते हो। तो एक्चुअली ये मोटर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, इसके अंदर ये सब होता है। ये दिस इज डीसी मोटर, यही डीसी मोटर है, दिखती है ऐसी और ये होती है ऐसे। इसके अंदर इतना सारा है कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ठीक है बेटा। बस ये है कि ये थोड़ा मिनीचर फॉर्म में होता है, छोटा है तो ये सब छोटे छोटा होगा। अब ये जो एक्सेल मैंने बनाया डॉटेड लाइन से, लिखा है यहाँ पे एक्सेल, दिस एक्सेल इज दिस इज एक्सेल। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेल इस रॉड को बोलते हैं जो गोल गोल घूमती है साथ में। तो एक्चुअली दिस एक्सेल इज कनेक्टेड विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्टेड है। बीच में क्या होता है, रिंग्स के बीच में रबर होता है बेसिकली, उस रबर के बीच में से एक्सेल जा रहा होता है। तो अब क्या होता है कि जब ये एक्सेल घूमता है गोल गोल, जब ये आर्मेचर घूमेगा तो उसके साथ एक्सेल भी घूमेगा। हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा होता है। मोटर में क्या करते हो, मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, राइट। अभी लिख लेंगे। आप एक काम कर सकते हैं बेटा, मीनवाइल बिफोर ड्राइंग दिस डायग्राम आप इसका प्रिंसिपल लिख लें, या पहले लिख लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। हेडिंग थी आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ दिस। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये करता क्या है, या व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लिखते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिखो। इलेक्ट्रिक मोटर क्या था, हेडिंग थी इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट इन दिस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy. It is a device which converts electrical energy into mechanical energy. ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको ये लिखना होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रिंसिपल लिखवा रहा हूँ, बड़ा टेक्निकल इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। लिखिए इसके अंदर, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, हेडिंग थी आपकी प्रिंसिपल, और उसमें आपको लिखना होता है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in uniform magnetic field, when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, comma, it experiences a torque, ठीक है। ये था बेटा इसका। अब इसमें एक टर्म आया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, स्पेलिंग इज TORQUE। टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन फोर्स, रोटेशनल फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमा दे। जैसे डोर को, घर का दरवाजा जो होता है ना, उसको खोलने के लिए आप फोर्स कैसे लगाते हो, सीधे खींचते हो, लेकिन खुलता सीधा थोड़ा है, वो ऐसे थोड़ा बाहर आता है, वो गोल घूम जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स लगाने के बाद रोटेशनल इफेक्ट मिल जाए, रोटेशन इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। एग्जांपल, टॉप होता है लट्टू, टॉप को आप यू फोर्स देते हैं, सीधा यूं, और कैसे घूमता है, गोल 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 ऐसे घूमता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है उसके ऊपर रोटेशनल फोर्स लगा, टॉर्क। और क्या एग्जांपल है, फैन है, फैन गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो जो चीजें गोल घूम रही है ना, उसके ऊपर एक रोटेशनल फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, टेक्निकली इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन चलो आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि रोटेशनल फोर्स, अगर फोर्स देने के बाद कोई चीज रोटेट कर जाती है तो हम उसको बोलते हैं टॉर्क, तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। अब मैंने आपको प्रिंसिपल क्या लिखवाया है, मैंने प्रिंसिपल लिखवाया आपको कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, अब देखो ये जो कॉइल दिख रहे हैं ना, ये है कॉइल, आर्मेचर कॉइल, दिस इज करंट कैरिंग। अभी मैं की को ऑन करूंगा, की में ऑन जैसे ही करूंगा तो यहां से करंट इसके अंदर चली जाएगी। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ना हो, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के बीच में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, और ये करंट कैरिंग कॉइल है। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क का मतलब गोल गोल घूमने वाला फोर्स लगता है इसके ऊपर, ये इसको फोर्स ऐसा लगता है जिसको गोल घुमा देता है। ये इसके पीछे इसका प्रिंसिपल था, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब समझिए जरा इसको क्या है, इसकी पूरी वर्किंग को आपको बढ़िया आपकी एनसीईआरटी बुक से आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, उसको आप खुद से लिखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि हाउ इट परफॉर्म्स, ठीक है। यही समझना मुश्किल होता है कि परफॉर्म कैसे करती है। मुश्किल तो क्या है, मुश्किल लगता है बच्चों को, बट है इट इज वेरी इजी, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो आपके पास मैग्नेट है वो ऐसे है, मैग्नेट भी ऐसे है, कॉनकेव शेप मैग्नेट बोलते हैं इसको, कॉनकेव शेप मैग्नेट से क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगता रहता है, ठीक है।
अगर नहीं भी कॉनकेव आप माने, प्लेन भी मान ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखो ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है, साउथ पोल है, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि मैं की को ऑन करता हूं, की को क्लोज करता हूं। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो क्या होगा, सर्किट ऑन हो गया। सर्किट ऑन हो गया तो करंट कैसे फ्लो करेगी, दिस इज बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहां से जाएगी। बहुत ध्यान से देखते रहना क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से करंट जाएगी बाहर, फिर यहां पे आएगी, फिर यहां पे आएगी, फिर यहां से B2 के अंदर एंटर करेगी, फिर रिंग में एंटर करेगी, रिंग में एंटर करने के बाद वायर में जाएगी और वायर से ऊपर जाएगी ऐसे, फिर यहां से घूम के ऐसे जाएगी, फिर यहां से घूम के ऐसे आएगी, फिर यहां से ऐसे आएगी, फिर यहां से ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, यहां से घूम के यहां पे आएगी, फिर रिंग पे आएगी, कौन से रिंग पे, C1 पे, है ना, C1 स्प्लिट रिंग पे, फिर B1 कार्बन ब्रश पे आएगी और फिर यहां से घूम के बाहर अंदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। क्लियर है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि आर्मेचर का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसको हटा देते हैं जिसकी हमको जरूरत अब नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब क्या है बच्चे कि मैंने बोला करंट इसके अंदर गई, अब ये गोल कैसे घूमेगी, कैसे घूमेगी, तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि डायरेक्शन क्या है किसकी। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है मेरे पास नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट ऐसे जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा अब पहले मैं सेलेक्ट करता हूं CD ब्रांच, दिख रहा है CD, एक तो CD ब्रांच था मेरे पास, एक AB ब्रांच था, कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हैं AB सेलेक्ट कर लें, पहले AB पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो चलो AB सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहां से घूम के गए, पहले AB ब्रांच पे देखते हैं। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा इधर जाएगा क्योंकि इधर नॉर्थ इधर साउथ है। ठीक है, करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब आपको लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, किस पे, ब्रांच AB पे। ढंग से देखना बेटा, ये बड़ा टेक्निकल बात है। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर। मिडिल फिंगर करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मुझे इसको ऐसे ही रख के यहां पर अलाइन करना है। देखो क्या हो रहा है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, चेक करो करंट भी ऐसी आ रही है, दिख रहा है करंट ऐसे आ रही है, मेरी मिडिल फिंगर भी ऐसी आ रही है, ये करंट की डायरेक्शन दिखाती। ओके, ये मेरी फिंगर कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर। देखो मेरी फिंगर भी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो अगर ये फिंगर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो करंट की डायरेक्शन में करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब मेरा थंब किधर दिखा रहा है, कहां दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बाहर, आउटवर्ड। और अगर वो आउटवर्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की ओर, आउटवर्ड। F1 मान लेता हूं, आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा क्या हुआ। करंट देखो B से A की तरफ जा रही है, तो मैंने फिंगर को अपनी B से A की तरफ कर दी। कौन सी फिंगर, करंट वाली फिंगर, मिडिल फिंगर, और कोई फिंगर नहीं लगा सकते, सिर्फ मिडिल फिंगर B से A की तरफ हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो मेरी फिंगर भी इधर है। आपको ये चेक करना है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर बिल्कुल वैसे ही हो चुकी हो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ये करंट भी नीचे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आ रहा है, तो फोर्स लगा ऊपर की ओर। करंट करंट के डायरेक्शन में हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, तो थंब कहां दिखा रहा है, थंब ऊपर दिखा रहा है, आउटवर्ड। तो इसका मतलब है कि इस वाली ब्रांच के ऊपर बाहर फोर्स लगेगा, यानी इस वाली ब्रांच के ऊपर बाहर फोर्स लगने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर ये ब्रांच है, ये ब्रांच ऐसे है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की ओर, तो इसका मतलब ये ऐसे आएगी, यानी कि अपनी जगह से उठ के आ जाएगी, बाहर की ओर आएगी। ठीक है, अब वो उठ के कहां जाएगी देखेंगे इसके बारे में, अभी पूरा समझाता हूं मैं आपको। अब जरा इसकी बात करते हैं, इस पे क्या होता है। CD ब्रांच पे फील्ड लगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट के डायरेक्शन में करंट की फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर। तो चलो देखते हैं। अब देखो करंट की फिंगर तो मेरे को यहां दिख रही है, लेकिन इसमें करंट ऊपर है, तो क्या करेंगे, मुझे अपनी फिंगर को घुमाना पड़ेगा। देखो अब मेरे, अगर मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूं, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी सारे फिंगर्स इसी के हिसाब से होनी चाहिए। यहां पर जिस फिंगर का नाम जो है वो तो वही रहेगा, मिडिल फिंगर करंट ही रहेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, थंब फोर्स ही रहेगा, लेकिन आपको इन चीजों को इसके हिसाब से अलाइन करना है। तो इसमें देखो करंट जा रही है D से C की तरफ, तो मैंने करंट को D से C की तरफ कर दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम D टू C, दिख रहा है मेरी फिंगर भी ऐसी जा रही है और इसमें करंट भी ऐसी जा रही है।
मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर 4 फिंगर होती है, इधर दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इधर ही तो था, चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही था, मेरी फिंगर भी इधर ही दिखा रही है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस डायग्राम के हिसाब से अलाइन कर लिया। अब देखो मेरा थंब किधर है, देखो मेरा थंब कहाँ गया था, चेक करो। अगर मैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड को करता हूँ तो मेरा थंब नहीं दिख रहा ना, वो कहाँ है, अंदर है, इनवर्ड्स। आप इसको लगा के देख सकते हो, इस डायग्राम को बनाना और फिर आप देखना, इसको पता लग जाएगा। करंट के डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब गया अंदर, इनवर्ड्स। और थंब अगर इनवर्ड्स गया तो इसका मतलब ये जो आर्म है इस पे लगेगा अंदर की ओर फोर्स F2 इनवर्ड्स। F1 लगा आउटवर्ड, मैं लिख देता हूं यहां पे कि F1 जो फोर्स लगाया वो लगाया आउटवर्ड्स, F2 जो फोर्स लगा वो लगा इनवर्ड्स। अब एक फोर्स अगर इनवर्ड लगेगा और एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा तो इन दोनों का जो नेट निकलेगा उससे बनता है एक टॉर्क। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे घूमेगा, ठीक है, देखें, चलो देखते हैं। चेक करो, ये मेरे पास कॉइल थी, आर्मेचर कॉइल ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना, DCBA, ये मेरे पास ऐसे हो गया। मैं यहां से दिखाता हूं आपको, चेक करना। ये जो BA ब्रांच थी F1, इस पे बाहर की ओर फोर्स लगा, यानी कि ये है BA, दिस इज BA ब्रांच एंड दिस इज DC ब्रांच। यहाँ D है, यहाँ C, यहाँ पर B, यहाँ पर है। तो जो BA ब्रांच है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, बाहर लग रहा है, आउटवर्ड। इस पे लग रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ये पार्ट बाहर आ जाएगा। और इस पे क्या लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, ये अंदर जाएगा। तो आप सोच के देखो, ये जब अंदर जाएगा और ये बाहर जाएगा तो कैसे जाएंगे, ये ऐसे घूम जाएंगे। पता लगा ना, ये इसको बाहर लेके आओ और इसको अंदर, दोनों को एक साथ घुमाओ, इसको बाहर और इसको अंदर, तो ये घूमेंगे ऐसे, घूम के ऐसे आ जाएंगे, आधा रोटेशन हो जाएगा, हाफ रोटेशन। अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, इसको अगर मैं, मेरा हाथ अगर ऐसा था और इसका अगर मैं आधा रोटेशन देता हूं तो मेरा हाथ यूं हो जाएगा, यूं आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, AB ब्रांच उधर पहुंच जाएगी और CD ब्रांच इस साइड को आ जाएगी। अब मुझे बताओ, नीचे ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ बदल देंगी अपनी पोजीशन। AB घूम के पहुंच गया CD की जगह, CD नीचे से घूम के पहुंच गया AB की जगह, ठीक है ना, ये ऐसे घूम गया, पोजीशन बदल गई ना, इंटरचेंज हो गया। अब मुझे बताओ, इस नीचे वाले डायग्राम में ऐसी कौन सी चीजें जो अपनी पोजीशन बदल लेंगी, कौन सी चीजें होंगी, C1 एंड C2। C2 जुड़ा हुआ है इस वाली वायर के साथ, C1 जुड़ा हुआ है इस वाली वायर के साथ। तो जब ये वायर अपनी पोजीशन बदलेंगी तो इस पोजीशन के साथ क्या होगा, C1 C2 भी अपनी पोजीशन बदल लेंगे। तो जैसे AB इधर पहुंचेगी, C1 यहां से घूम के उधर पहुंच जाएगी, और जैसी CD इधर पहुंचेगी, C2 इधर से घूम के इधर पहुंच जाएगी। यानी ये कॉइल ऐसे थी, C1 C2। अब देखो AB जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको लोकेट करो, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, दिख रहा है ना, ये हाथ C1 है, ये हाथ C2 है, चेक करना। जब जैसे जैसे AB ऊपर आएगा, AB ऐसे आएगा, तो मैं ऐसे दिखाता हूं, जैसे AB ऊपर आएगा C1 आएगा, C1 ऐसे आया, C2 ऐसे आया, और ऐसे घूम के ऐसे, पता लगे ना, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। तो C1 C2 अपने पोजीशन ऐसे रोटेट कर लेंगे, तो AB इधर पहुंच जाएगा, CD इधर पहुंच जाएगा। फिर जब AB इस पोजीशन पे आएगा तो उस पर दोबारा इनवर्ट फोर्स लगेगा। AB जब इधर आएगा ना तो उस पर इनवर्ट फोर्स लगेगा, CD जब इधर आएगा तो उस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स जो होते हैं ये लगातार लगते रहेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते रहेंगे। तो उसके हिसाब से किधर घूमती है, मैंने बोला कि ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो उसके हिसाब से ये ऐसे घूम जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे घूमेगी, लगातार ऐसे घूमती रहेगी। एक बार C1 इधर, C2 इधर, फिर एक गोल घूम जाएगा, फिर ऐसे 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 अल्टीमेटली घूमता रहेगा। तो ऐसे घूमने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की हेल्प से आपने देखा, लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से आपने देखा कि AB ऊपर क्यों आ रहा है, AB पे ओवर फोर्स क्यों लगा, CD पे नीचे क्यों लगा। फिर दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, फिर AB इधर आ जाएगा, CD इधर आएगा, AB पे इनवर्ट फोर्स लगेगा, CD इधर आएगा, जो भी इधर आएगा उस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, जो भी इधर लगेगा उस पर इनवर्ट फोर्स लगेगा। तो बार 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 क्या होता है कि बदलते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका सेकंड हाफ आपको सिंप्लिसिटी में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आप समझ गए, जब AB यहाँ था CD यहाँ था तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स अंदर। अब मैं बात करता हूं कि दूसरे केस में क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। मैं लिख देता हूं आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन आर्मेचर कॉइल कुछ ऐसे हो जाएगी। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये तो आपको पता लग गया क्या है। देखो सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, आफ्टर हाफ रोटेशन AB पहुंच जाएगा उधर, तो इधर आ जाएगा A, दिस इज B, C आ जाएगा इस साइड पे, D आ जाएगा इस साइड पर, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। अब AB के साथ कौन सी रिंग जुड़ी हुई थी, देखो BA के साथ रिंग जुड़ी हुई थी C1,
C1, ठीक है ना, बार C1 से आ रहा है, तो AB के साथ जो रिंग थी वो यहाँ थी, दिस इज C1 रिंग यहाँ थी, ये जुड़ी हुई थी इसके साथ, ठीक है। और CD के साथ कौन सी रिंग जुड़ी हुई थी, ये, तो C1 इधर आ जाएगी इस बार, C2 इधर आ जाएगी इस बार, लेकिन कार्बन ब्रशेस अभी यहाँ पर B2 ही रहेगा और यहाँ कार्बन ब्रश B1 ही रहेगा। कार्बन ब्रश अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, वो वहीं रहते हैं, टर्मिनल की तरह काम करते हैं। सिर्फ रिंग्स अपनी पोजीशन बदलती हैं और आर्मेचर कॉइल अपनी पोजीशन बदलते हैं। आर्मेचर कॉइल की आर्म अपनी पोजीशन बदलती है, आर्मेचर कॉइल नहीं, AB और CD अपने आप को इंटरचेंज करती है। अब AB यहाँ पे आ गया, CD यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट से मैं आपको बताता हूँ, पूरा डायग्राम नहीं बता रहा, ठीक है, डायग्राम आपके सामने ही है, बस मैंने ये बताया कि हाफ रोटेशन के बाद AB इधर पहुंच गया, CD इधर आ गया, C1 उधर घूम के चला गया, C2 इधर आ गया, ठीक है। B1 B2 अपनी पोजीशन पे। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही था, आपको बताया ना मैंने, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा अभी भी, क्योंकि मैग्नेट तो वहीं रखी हुई है, नॉर्थ इधर ही है, साउथ इधर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा। अब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कैसे जाएगी, देखो बैटरी कैसे लगा रखी थी, बैटरी तो ऐसी लगी हुई है, बैटरी थोड़ा ना गोल गोल घूम रही है, बैटरी ऐसे लगी थी, तो करंट ऐसे जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से इधर जाएगी करंट, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएगी, फिर यहाँ से घूम के इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे घूम के अल्टीमेटली करंट वापस सेम तरीके से करंट जा रही है। बस AB और CD ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया और स्प्लिट रिंग्स होती है C1 और C2, उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। अब जरा मुझे देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं दोबारा से, चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। अब चेक करो कि सेकंड हाफ के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन हो गई CD की डायरेक्शन में, CD इधर है तो करंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब फोर्स किधर लगा इस पे, ऊपर, तो फोर्स अगर उधर लगा तो यानी कि इस बार इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस पे लगाओ, मुझे इसको ऐसे ही करना है, करंट ऊपर जा रही है तो मैं करंट को ऊपर कर देता हूँ, करंट ऊपर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर था। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस रूल को लगाते हो तो आपकी दोनों फिंगर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड वाली इसके हिसाब से काम करें, करंट की डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब देखो कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर की ओर, यानी इस पे लगा इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो ये आउट हो गया, इन हो गया। तो अब क्या होगा, पहले केस में क्या था, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ एक बार। फर्स्ट केस में ये था कि ये आपके पास ऐसे था, यहाँ पे लगा था आउटवर्ड फोर्स, यहाँ लगा था इनवर्ड फोर्स, और गोल घूम के ऐसे हो गया था, ठीक है। फिर मैंने इसको अब इस पोजीशन में आ गया, इंटरचेंज कर दिया, फिर क्या होगा, फिर फोर्स लगेगा तो फिर घूम के यूं आ जाएगा, क्योंकि इस बार भी इस पे आउट लग रहा है, इस पे आउट फोर्स लग रहा है और इस पे इन लग रहा है, तो फिर ये गोल घूम के इधर आ जाएगा। फिर जब ये गोल के घूम के इधर आ जाएगा तो कैसा आ जाएगा, इसी जैसा हो गया फिर वो, यानी एक बार ये ऐसा रहता है, फिर घूम के ऐसा हो जाता है, फिर घूम के ऐसा आ जाता है, फिर ये घूम के ऐसे हो जाता है, फिर ये घूम के ऐसे, फिर ये घूम के ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में लगातार गोल गोल घूमता रहेगा, एक बार ये होगा, एक बार वो होगा, एक बार ये, एक बार वो, और अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में लगातार घूमता रहेगा। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। करंट जाती है तो वो गोल गोल घूमना चालू कर देती है और घूमती रहती है तब तक करंट आती है। करंट का अमाउंट बड़ा हो गया तो घूमना भी तेज हो जाएगा, करंट का अमाउंट कम करोगे तो घूमना भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स आती हैं उनका जब परचेज किया जाता है तो अक्सर आपसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो पूछता है कि आपको कितने आरपीएम की मोटर चाहिए, आरपीएम, इट्स कॉल्ड रोटेशन पर मिनट या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट। जितने आरपीएम ज़्यादा की मोटर आप लेंगे, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा के आप पावर की मोटर लेंगे, आरपीएम जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेज घूमेगी गोल गोल, और जिसका आरपीएम कम होगा वो स्लो घूमेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो स्लो घूमने वाली जो मोटर होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, यानी वो भारी चीज़ को घुमा सकती है, और जो तेज घूमने वाली मोटर होती है वो हल्की चीज़ को घुमाती है। इसलिए छोटे छोटे जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा आरपीएम की मोटर लेते हैं। हाँ, कोई ज़्यादा आरपीएम की अगर मोटर भी है तो आप उसको कम कर सकते हो उसकी स्पीड, अगर आप बैटरी को थोड़ा कमज़ोर लगा दें, वीक लगा दें, या फिर आप बैटरी के एडिशन में लगाएं एक रेजिस्टेंस जिसको आप चेंज कर सकें। करंट को कम ज़्यादा कर दोगे तो मोटर की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। डीसी मोटर बहुत इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी रिपेयरिंग शॉप पे आपको डीसी मोटर मिल जाएगी जहाँ पर कुछ मैकेनिकल वर्क होता है। आप उस डीसी मोटर को आप एक नई बैटरी के साथ लगाइए, आप देखिए कि वो तेज घूमेगी, और अगर आप उसको वीक बैटरी के साथ लगाएंगे तो कम घूमेगी। क्यों? व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग बैटरी मीन्स मोर करंट ज़्यादा जाएगी तो तेज घूमेगी, ठीक है। और अगर करंट कम जाएगी वीक बैटरी में तो ये स्लो घूमेगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक मोटर।
जो मैंने आज बताया है इसको बहुत ढंग से एक बार आराम से पॉज कर करके देखिएगा। मैं जानता हूँ दिस इज़ वेरी टेक्निकल, और हो सकता है कि आप जब इसको एक बार देखें तो आपको 80% समझ में आए या 70% समझ में आए, इसलिए इसका एक बार रिपीटिशन देखिएगा, तब आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि चीज़ें सामने करके देखना ज़्यादा आसान काम होता है, खुद से करके देखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बस जैसे मैंने बताया बस वैसे करते रहना। कॉपी पे के ऊपर इसको डायग्राम को ड्रॉ करना, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद देखना, रूल लगाना, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है बेटा, सो इट इज बेस्ड अपॉन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल क्या था? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, गोल घूमती है। ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? क्या करती है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब एक क्वेश्चन मैं छोटा सा और डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा जो एग्जाम में अक्सर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स? इन स्प्लिट रिंग्स का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन मोटर? ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ, इसको आप वीडियो के रिपीटिशन में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर? अब इसका आंसर क्या होता है? आंसर होता है इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। अब मैं जानता हूं कि आपको शायद ये बात समझ नहीं आई होगी कि डायरेक्शन चेंज कैसे हो गई, तो उसको आप इन दोनों डायग्राम से कंपेयर कर सकते हो। चेक कर, पहले C1 इधर था, C2 इधर था, तो बेटा करंट DC में कैसे जा रही है? D से C की तरफ जा रही है, दिख रहा है? D से C की तरफ जा रही है। ओके, इस वाले डायग्राम में क्या हुआ? C1 इधर चला गया, C2 इधर चला गया। अब जरा सेम DC ब्रांच में देखो करंट किधर से किधर जा रही है। इसमें करंट जा रही थी D से C, ठीक है, इस वाले में करंट जा रही थी D से C। इस वाले में करंट कैसे जा रही है? C से D पे आ रही है, C to D। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? D से C पे करंट इस केस में जा रही है, C से D में। AB को भी चेक कर लो, इस वाले में B से A की तरफ करंट आ रही है, B to A। इस केस में जब C1 इधर है, C2 इधर है, इसमें C1 इधर, C2 इधर हो गया, तो जरा देखो करंट किधर से किधर जा रही है? A से B की तरफ जा रही है, A to B। चेक, इसमें A to B, इसमें B to A। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ स्प्लिट रिंग्स की वजह से हो रहा है। उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी, इसी वजह से करंट की डायरेक्शन बदल गई। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, और वो कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आपका नया सेगमेंट है। आपको अभी तक जितना सेगमेंट था उसमें हमने करंट, मैग्नेटिक फील्ड और उससे लगने वाला फोर्स पढ़ लिया। नाउ वी हैव द डिफरेंट सेगमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं उसके बारे में। ओके, लेट्स सी। यस बच्चे, तो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन द शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चे किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या मीनिंग निकलता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म को, इंडक्शन क्रिएट करना, करंट से मैग्नेटिक को क्रिएट करना। क्या ये इसका मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। करंट से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना तो हम पहले भी सीख चुके हैं, वो तो हमारे पास ऑयस्टर ने बता दिया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ है कि मैग्नेट से करंट को क्रिएट करना है। ठीक है बेटा, तो वो नहीं है, आप इस सीक्वेंस में इसका नाम ना जाने कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन को मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को क्रिएट करना। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना। यानी कि आपके पास एक मैग्नेट गिवन है, मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और आपको इससे क्या बनानी है? करंट बनानी है, करंट। दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग, डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि मैग्नेट, उससे आपको करंट को बनाना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मेन बात है कि हु हैज गिवन द कंट्रीब्यूशन फॉर दिस, तो सबसे पहला नाम आता है फैराडे का। ठीक है, कि फैराडे ने इसके बारे में सबसे पहले बताया, और फैराडे की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ किए एक और साइंटिस्ट ने, ही वाज हेनरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉ होते हैं बेसिकली, हालांकि हम तो बहुत बेसिक पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर, लेकिन जो लॉ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आगे, उसको बोला जाता है फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, फेराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो खैर वो बात की बात है, फिलहाल आप फेराडे का नाम याद रखिए, हेनरी का नाम अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग फेराडे ने ही की थी। अब एक्चुअली क्या हुआ, ऐसी एक बताया जाता है इसके बारे में, ठीक है, मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए मैं बहुत श्योर हूँ, ठीक है, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं बड़े दिग्गज लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि साइंटिस्ट क्या नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेराडे का जब नंबर आया उस कॉन्फ्रेंस में बोलने का, तो फेराडे ने ये बोला कि एज वी नो दैट अ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एज वी नो flowing current produces magnetic field, then someday it is possible for us, then we can produce current from magnetism। क्या बोला, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है हम जानते हैं, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम मैग्नेट से करंट बना लें, ऐसा बोला, ठीक है। तो हुआ क्या, वहीं किसी ने इस बात के लिए एक क्वेश्चन मार्क उठाया, एक क्वेश्चन पूछा कि सपोज वी कैन डू दैट, देन व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस। अगर आप इसको बना भी लेते हैं तो उसका फायदा क्या है, मैग्नेट से अगर आप करंट बना भी लेते हो तो फायदा क्या है, करंट तो हमारे पास पहले से ही है, तो करंट को बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है, ये बात उन्होंने पूछी। तो फेराडे ने थोड़ा सोचा और उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकला। उन्होंने कहा न्यू बॉर्न चाइल्ड डजंट हैव अ मेमोरी, उसके पास कुछ स्टोर नहीं है उसके दिमाग में, ना उसको लैंग्वेज आती है ना उसने कुछ सीखा है, ठीक है। इवन देन समडे दैट चाइल्ड बिकम्स डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, अ टीचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पर उसका क्या यूज है हमको पता नहीं है, न्यू बॉर्न चाइल्ड का क्या यूज है हमको नहीं पता, बट इन फ्यूचर इट बिकम्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स समवन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब पता लगता है उसका यूज क्या है, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो वो एक ऐसे चाइल्ड थे जिनको बहुत स्टूपिड माना जाता था, क्योंकि वो डिसलेक्सिक भी थे, वो अपनी जो राइटिंग उनकी थी वो बिल्कुल ही अजीब थी, उल्टे उल्टे वर्ड्स लिखते थे, ठीक है। तो जो टीचर थे वो अक्सर ये मानते थे कि स्टूपिड चाइल्ड है, किसी काम का नहीं है। बड़े होकर पता लगा किस काम के थे, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि कोई चीज़ जो इन्वेंट हो रही है उसका पर्पस क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट्स रखेगी, ठीक है। तो यही फेराडे ने बोला कि हम जो करने जा रहे हैं हमें नहीं पता कि इसका फ्यूचर में एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि हमको एक न्यू बॉर्न चाइल्ड का भी नहीं पता होता कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा, लेकिन फ्यूचर में जब बन जाता है तब पता लगता है उसके बारे में। तो आज हमारे पास ये आइडिया है एंड आई थिंक इन द फ्यूचर इट विल हैव सम ग्रेट थिंग, ठीक है बेटा, राइट। तो फेराडे ने यहाँ से इसकी स्टार्ट करी। तो फेराडे ने ये आइडिया दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फेराडे ने तब तक भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब बात हुई है कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, फेराडे ने क्या सोचा। फेराडे ने ये सोचा कि अब ये कैसे किया जाएगा। तो ही वॉज हैविंग अ बार मैग्नेट विद हिम, ठीक है। एक सोलेनॉइड थी, क्योंकि सोलेनॉइड में क्या है, सिर्फ एक कॉपर कॉइल है, ठीक है। एक सोलेनॉइड थी जो अंदर से हॉलो थी, जिसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर नहीं थी, एंड इट वॉज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक एमीटर जैसी ही डिवाइस होती है, बस एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, स्पेशली लार्ज करंट को मेजर करता है, बट इट इज यूनिडायरेक्शनल। एमीटर करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन मेजर करता है, दूसरे डायरेक्शन मेजर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें निडल जो होती है वो जीरो पे होती है, बिल्कुल बीचों बीच, तो दोनों तरफ को मूव कर सकती है उसकी निडल। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, ऐसा, यहाँ जीरो होता है, तो इट कैन सेंस करंट इन बोथ डायरेक्शंस। यानी इसको करंट को मेजर करने के लिए नहीं लगाया जाता है, इसको करंट को सेंस करने के लिए लगाया जाता है। करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो किस डायरेक्शन में आ रही है, इधर की ओर, इधर की ओर, लेफ्ट से राइट में जा रही है करंट या राइट से लेफ्ट में जा रही है। तो ही यूज अ गैल्वेनोमीटर, अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी और उसके बेस पर हम बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। ढंग से सुनना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो what he did, he took a bar magnet, north pole, south pole, ठीक है, and a solenoid. Solenoid means a coil containing large number of turns of insulated copper wire bent in the form of a cylinder, circular cylinder, जिसको हम हेलिक्स बोल लेते हैं ना। बैटरी नहीं, गैल्वेनोमीटर। बैटरी क्यों नहीं, बैटरी क्यों नहीं, बैटरी लगा दोगे तो करंट पहले से ही आ जाएगी। हमें करंट का सोर्स नहीं लगाना, ऐसी कोई चीज नहीं लगानी जो करंट देता हो, ताकि हम श्योर हो जाएं कि अगर करंट बनेगी तो वो किसी और चीज से बनेगी, वो किसी बैटरी या सेल से नहीं बनेगी। तो यहाँ गलती से भी सेल या बैटरी नहीं लगेगी,
ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने क्या किया कि इसको मैग्नेट जो थी बहुत लंबे टाइम तक वो परेशान रहे क्या किया जाए, इस मैग्नेट को हर पोजीशन पे रख के देख लिया, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो निडल थी वो 0 पे ही थी, जो निडल थी गैल्वेनोमीटर की वो 0 पे ही थी। तो अब क्या हुआ अब हुआ ये कि जब उसने हर जगह लग के देख लिया और गैल्वेनोमीटर की निडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो फेराडे को ऐसा लगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कहा जाता है, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि इन द फ्रस्ट्रेशन ही थ्रू द मैग्नेट को फेंक दिया उन्होंने कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, शायद कुछ और तरीका होगा। तो मैग्नेट बाई चांस इसके अंदर से होके चली गई। अच्छा, अगर अंदर से भी ना जाए, आसपास से भी होके चली जाए तो भी इफेक्ट वही रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेट को उन्होंने फेंका, कहा जाता है कि उसके सेंटर से होके चली गई, इसके अंदर से होके चली गई, और जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर से होके गई, गैल्वेनोमीटर की निडल जो 0 में थी वो डिफ्लेक्ट कर गई, एक बार डिफ्लेक्ट करके अपनी जगह पे आ गई, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट हो गया। अब जैसे ही मूवमेंट उसके अंदर हुआ तो फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैग्नेट को रखना नहीं है कहीं, उसको मूव कराना है। That means when a magnet is in relative motion with respect to a coil, then there is a production of current inside the coil, and this process is known as electromagnetic induction. मैग्नेट को आपको मोशन में रखना है कॉइल के रेस्पेक्ट में, और फिर उससे जो प्रोसेस होता है, जिससे जो करंट इंड्यूस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये था आपके पास क्या, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल due to the relative motion of magnet with respect to coil is known as electromagnetic induction. I repeat कर रहा हूँ, the phenomena of production of current in a coil due to the relative motion of magnet with respect to coil is known as electromagnetic induction. अब मैंने यहाँ पे मोशन वर्ड नहीं यूज किया, मैंने रिलेटिव मोशन यूज किया। अब क्या मतलब निकलता है इसका? रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, जैसे मेरी फिंगर्स हैं, आपको इसको टर्न्स मान लो कॉइल के, ठीक है, और ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट को और इस कॉइल को आपको रिलेटिव मोशन में रखना है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये रेस्ट पे है तो ये मूव कर रही है, ठीक है, इसके अंदर से, ओके, या फिर ये रेस्ट पे ये मूव कर रही है, तभी बात चलेगी, ठीक है, या फिर ये दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक कार अगर 80 की स्पीड से हाईवे पे चल रही है और दूसरी कार भी 80 की स्पीड से हाईवे पे चल रही है और दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, तो आप इधर से इधर वाले को देखोगे तो लगेगा कार चल नहीं रही है, यानी रिलेटिव मोशन इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो तब क्या होता है, जब रिलेटिव मोशन होता है इसके रेस्पेक्ट में, इसके अंदर, तो क्या होता है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होती है, और जब करंट प्रोड्यूस होती है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक इसके बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया बातें बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आई गेस कि चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो देखेंगे तब, लेकिन ये बात है कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कुछ ऐसे एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा जो जनरली आपको नहीं पता होते। ठीक है बेटा, राइट, ओके देन, टेक केयर। इतना पूरा रिवाइज करिए ढंग से, राइट, और इलेक्ट्रिक मोटर को ढंग से एक बार पूरा देखिएगा, ठीक है, और जो टॉपिक मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, उसको आप साथ में अपनी बुक में रीड करते जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।